आपको बाकी तो बाकी आना जाना ठीक है सर। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो मैंने शेयर किया था, वो आपने देखा क्या ग्रुप में शेयर किया था। तो उसमें केस 1 केस 2 केस 3 बोल के 3 केसेस शेयर किया था। तो केस 1 था जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी का नॉमिनी अगर अपना कंसेंट विड्रॉ कर दे तो मतलब कि आपके लिए बोल देती हूँ कि 1% कंपनी में सिर्फ 80% रहता है और उसका एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो लेकिन वो उस पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करने के पहले उसका रिटन कंसेंट देना जरूरी है इन फॉर्म नंबर INC 3। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो नॉमिनी बोले कि मैं आपसे आपका OBC में काम नहीं करूँगा, मैं एज ए नॉमिनी आपको OBC में नहीं रहूँगा। तो तब क्या होगा कि जो मेंबर है वो मेंबर को दूसरा और एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा।
shall be signed by the person in the presence of whom the seal is required to be affixed. मतलब अगर ये लोग सिर्फ साइन नहीं करते तो भी हो जाएगा. अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील इनके सामने मारो और इनका सिग्नेचर ले लो, और अगर कॉमन सील नहीं है तो सिर्फ इनका सिग्नेचर ले लो, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पीछे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन भी है कि द सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है कि फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन ओबीसी. ये जो लिस्ट ऑफ सेक्शंस है सेक्शन 98 से लेके 111 तक, ये सेक्शंस आपके ओबीसी को अप्लाई नहीं होते. क्यों नहीं होते? कि दीज आर रिलेटेड टू जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस के साथ कौन सा स्टेटमेंट एनेक्स करोगे, कोडम, चेयरमैन, ये सब मीटिंग से रिलेटेड है. मीटिंग में कितने प्रेजेंट होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लोग कौन कौन प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं कोडम. मीटिंग का नोटिस कैसे दोगे, मीटिंग में कौन वोट कर सकता है, चेयरमैन कौन होगा, प्रॉक्सी, उसके बिहाफ में कोई मेंबर नहीं आता है तो मेंबर कैन अपॉइंट द प्रॉक्सी कि मेरे बिहाफ में तुम जाके वोट करके आओ. तो दीज restrictions on voting rights, voting by show of hands, voting through electronic means, demand for poll, तो ये सब क्या है, मीटिंग से रिलेटेड है. और ओबीसी में क्या होता है कि सिर्फ वन पर्सन ओनली इज द मेंबर, तो वो खुद ही अपने आप को नोटिस देगा, फिर खुद ही अपने आप को चेयरमैन बनाएगा, खुद ही एक बार वोट फेवर में देगा, एक बार अगेंस्ट में देगा. तो ये सब करने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए बोला गया है कि दीज सेक्शंस डू नॉट अप्लाई टू एन ओबीसी. ठीक है. फिर देखो सेक्शन 122 का ही बात चल रहा है कि सबसे पहले तो दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं. एक तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक स्पेशल रिजोल्यूशन. ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन सिर्फ शेयर होल्डर्स का मीटिंग जो होगा इन एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो शेयर होल्डर्स के मीटिंग में दो टाइप के रिजोल्यूशन पास हो सकते हैं. एक तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, 6 फेवर में वोट किया, 4 अगेंस्ट में वोट किया, तो रेजोल्यूशन पास. रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन, मतलब इस पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करे कि नहीं करे, इस बार इतना परसेंटेज डिविडेंड दे कि नहीं दे. तो दीज आर द रेजोल्यूशंस. तो रेजोल्यूशन हो सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कि अगर वोट्स इन फेवर has to be 3 times the votes against. मतलब votes against अगर 3 है तो votes in favor has to be 9. ठीक है. तो स्पेशल रेजोल्यूशन में किस किस केस में डाला जाता है, जब मतलब the provisions को अगर more stringent और strict बनाना था, तो जैसे नाम चेंज करने के लिए या मेमोरेंडम का कोई क्लॉज चेंज करने के लिए, तो हर कोई जाके सिंपल मेजॉरिटी से ये सब चेंज नहीं करता है, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन डाला गया. तो अलग अलग प्रोविजंस में मेंशन कर देते हैं कि कहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, कहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा, वो लॉ में स्पेसिफाइड है. तो यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड रेजोल्यूशन में याद रखना कि बोर्ड मीटिंग अगर कोई हो तो बोर्ड मीटिंग में कोई स्पेशल और ऑर्डिनरी नहीं होता है. बोर्ड रेजोल्यूशन इज बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग, उसमें कोई ऑर्डिनरी स्पेशल नहीं है. ऑर्डिनरी या स्पेशल होगा सिर्फ शेयर होल्डर्स का मीटिंग में. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर कोई अदर जनरल मीटिंग में अगर कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का रिक्वायरमेंट है तो 1 पर्सन कंपनी के लिए इट विल बी सफिशिएंट इफ रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी. मेंबर क्या करेगा, कंपनी को बोल देगा कि मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है, क्योंकि वो तो एक अकेला ही मेंबर है, तो उसको किसी के साथ मिलकर पास करने की जरूरत नहीं है. वन himself is enough. Resolution is entered in the minutes book and signed and dated by the member. मतलब क्या हुआ कि मिनट्स बुक क्या होता है, एक रिकॉर्ड बुक होता है, लॉग बुक या रिकॉर्ड बुक समझ लो, जिसमें सारे रेजोल्यूशंस का रिकॉर्ड रहता है. कौन सा डेट पे क्या रेजोल्यूशन लिया गया, कौन वोट फेवर में किया, कौन अगेंस्ट में किया, ये सारा डेटा रहता है मिनट्स बुक में. तो मिनट्स बुक में सिर्फ एंटर कर दो रेजोल्यूशन तो ही सफिशिएंट है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है, तो 1 पर्सन कंपनी में तो सिर्फ एक ही मेंबर है, तो वो
डालेगा, साइंड एंड डेटेड बाय द मेंबर एंड सच डेट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ द मीटिंग। वहीं पे अगर मेंशन करना हो कि ये रेजोल्यूशन कब लिया गया था, तो डेट जिस डेट पे मिनट्स बुक में एंटर किया उसी दिन का मान लेगा कि डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है। सिमिलरली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ओपीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर देर इज ओनली वन डायरेक्टर, इफ देर इज ओनली वन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एन ओपीसी, तो रिजोल्यूशन बाय दैट डायरेक्टर इज एंटर्ड इन द मिनट्स बुक, दैट इज सफिशिएंट। सिमिलर टू शेयर होल्डर मीटिंग का हो गया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन ओपीसी, उसमें अगर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो रिजोल्यूशन अगर वो मिनट्स बुक में एंटर कर दे, दैट मच इज सफिशिएंट। एंड डेट कौन सा माना जाएगा? डेट ऑन विच द रिजोल्यूशन इज एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। ठीक है। फिर देखो एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है। पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट मतलब एज द नेम सजेस्ट डिसीजन मेकिंग बाय पोस्ट। मतलब या तो आपके घर में चिट्ठी आएगा कि दिस इज द डिसीजन टू बी टेकन, व्हाट इज योर ओपिनियन, वोट्स इन फेवर या आपके वोट्स अगेंस्ट में है, या तो पोस्ट में आएगा या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। या तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, वो लोग लिंक भेज देंगे कि आपको अगर वोट्स फेवर में डालना है तो आप इस लिंक में क्लिक करो, और आपको वोट्स अगेंस्ट में डालना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। तो इट इज आपको कहीं पे जाके मीटिंग अटेंड करने का जरूरत नहीं है, वो मीटिंग आपके घर में आएगा। मतलब जो रेजोल्यूशन पास करना होगा वो आपको घर में मिल जाएगा, या फिर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ईमेल में आएगा, या फिर कोई लिंक आपको भेज देंगे। तो उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। तो ओपीसी को प्रोवाइड्स दैट ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। ओपीसी को पोस्टल बैलेट से कोई भी डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया कुछ भी? कुछ अगर आपको डाउट हो तो फिर आप पूछ लेना। फिर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। याद है मुझे कंडीशन ऑफ ओपीसी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें लास्ट एक कंडीशन था कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए, और एक क्या कंडीशन था? एवरेज एनुअल टर्नओवर की कंडीशन था। एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। कंडीशन में आप जाते हैं, कंडीशंस में ओपीसी के कंडीशंस में लास्ट कंडीशन था हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 2 साल तक ओपीसी ही रहेगा। ओपीसी दूसरा फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अभी बोल रहे कि ओपीसी कन्वर्ट होना चाहता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल सेम है, देखो पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 lakhs एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 2 crores। क्या लिखा हुआ है? इट शैल सीज टू बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज एन ओपीसी। Such companies mandatorily required to be converted to OPC. Such companies mandatorily required to be converted within 6 months, either into a public limited company or a private limited company. मतलब क्या कि अगर आपका ये लिमिट अगर क्रॉस हो जाए, क्या क्या लिमिट? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा। तो अगर आपका ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर यू हैव टू मैंडेटरीली कन्वर्ट योर कंपनी इनटू ईदर प्राइवेट कंपनी 2 members, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 members। तो ओपीसी को तो दूसरा मेंबर्स ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है।
और ये कब कन्वर्ट होना होगा? विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, तो विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कन्वर्ट। अगर ये दो लिमिट्स आपका क्रॉस हो रहा है तो विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कन्वर्ट इधर इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद एटलीस्ट 7 मेंबर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ओपीसी हैज टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मतलब ओपीसी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नेसेसरी जो चेंजेस होगा वो चेंजेस करना होगा। ओपीसी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब जिस डेट से लिमिट क्रॉस हुआ उस डेट से 60 डेज तक, मतलब 60 डेज के बीच में क्या होना होगा? गिव अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार इन्फॉर्मिंग दैट इट हैज सीज्ड टू बी एन ओपीसी। मतलब ओपीसी जिसका लिमिट क्रॉस हो गया है उसको तो 6 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट होना है। 6 मंथ्स तो कन्वर्ट होने का टाइम है, लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब जिस दिन से लिमिट क्रॉस हुआ उस दिन से 60 डेज के अंदर क्या करना होगा? कंपनी आरओसी को बताएगा कि ओपीसी में एज अ ओपीसी मेरा रहने का और लिमिट मतलब क्रॉस हो गया है। आई कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू एज ओपीसी, आई एम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, it is now required to convert itself into a private company or a public company। ठीक है, तो दिस इज अगर ओपीसी अगर कन्वर्ट होना चाहे इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी उल्टा, प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी बनना चाहे, प्राइवेट मतलब जो ओपीसी हो गया सबसे छोटा, प्राइवेट हो गया उससे बड़ा, पब्लिक हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, तो ओपीसी से प्राइवेट और पब्लिक अगर बनना चाहे तो ये ध्यान रखना कि लिमिट क्रॉस होने मतलब इट इज द स्केल ऑफ बिजनेस इज इंक्रीजिंग। अगर बिजनेस बड़ा होना चाह रहा है मतलब लिमिट क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ओपीसी इस से प्राइवेट पब्लिक हो रहा है। और अगर लिमिट के से कम हो रहा है, अगर पहले नॉर्मल प्राइवेट कंपनी था बट उससे अगर सपोज बिजनेस का स्केल कम हो गया, इतना चल नहीं रहा है बिजनेस, तो क्या होगा कि लिमिट से कम हो गया तो प्राइवेट से ओपीसी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें देखो प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी हम लोग पहले पढ़े थे, सेक्शन 8 और ओपीसी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे प्राइवेट कंपनी अदर देन अ सेक्शन 8 कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख और लेस, सेम लिमिट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 50 लाख से या उससे कम है। एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड इज 2 करोड़ और लेस मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन ओपीसी। वो ओपीसी बन सकता है। तो क्या कंडीशन है कि अगर 50 लाख से कम है, मतलब 50 लाख है या उससे कम है, इक्वल टू 50 लाख और लेस, एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर इक्वल टू 2 करोड़ और लेस। ठीक है, तो इससे कम हो गया तो प्राइवेट कंपनी क्या बन सकता है? ओपीसी बन सकता है। अब इसके ये तो बनने का प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या करना होगा? नंबर 1, पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन समझ में आया? वोट्स इन फेवर हैज टू बी 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट, मतलब स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। तुम अपनी कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, तो उसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन का यहाँ पे डाला गया है। बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर जो कंपनी के मेंबर्स है, मेंबर्स विल डिसाइड कि अभी हम लोग को प्राइवेट कंपनी से ओपीसी बनना है कि नहीं बनना है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। फिर देखो, बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी शैल ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन राइटिंग फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों जन से, हाँ, मेंबर्स से भी लेना होगा एनओसी और क्रेडिटर्स से भी लेना होगा एनओसी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर ओपीसी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर MGT 14 विद इन 30 डेज। ये नॉर्मल हर जगह आपको मिलेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी को इंप्लीमेंट करना होता है विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 14। ये अभी हर जगह आपको मिलते रहेगा। फिर कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर, देखो अब इतना सारा फॉर्म नंबर है, जितना आपसे पॉसिबल हो सके
उतना ही ध्यान रखना, नहीं तो लिख देना एग्जाम में इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लिख दोगे, जो कॉमन फॉर्म्स है, जैसे एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर इज एमजीटी 7, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने का इज एमजीटी 14, प्रायर रिटर्न कंसेंट वाला बार बार आ रहा था तो वो याद हो जाता है कि आईएनसी 3 है। लेकिन अभी जैसे इतना सारा फॉर्म है ना कि आईएनसी 6 में, फिर आगे आएगा आईएनसी 12, आईएनसी 13, बहुत सारा है, तो गलत फॉर्म नंबर लिखने से बेटर है कि आप इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन कंटेंट सही होना चाहिए कि क्या आप लिख रहे हो। कंपनी एन एप्लीकेशन फाइल करेगा आईएनसी 6 में फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू एन ओपीसी, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी बनना चाहता है तो आईएनसी 6 में वो अप्लाई करेगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जो फॉर्म है उस फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करोगे, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा एफिडेविट बना के। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या देगा, डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एन एफिडेविट, मतलब कोर्ट के सामने वो आई स्वेयर दैट करके लिखना होगा। क्या डिक्लेरेशन वो देगा, कंफर्मिंग दैट ऑल द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। हमने एनओसी लिया था ना, तो वो एनओसी तो लेना ही है, एनओसी लेने के बाद डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा कि सबने अपना कंसेंट दिया है, ऑल मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट। और हम लोग का लिमिट जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे कम है। पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 lakhs और लेस, एवरेज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 2 crores, ठीक है। एक तो लिमिट के बारे में डिक्लेरेशन देगा और दूसरा क्या कि कंसेंट ले लिया है सबका, मेंबर्स और क्रेडिटर्स। फिर लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, पहले तो कंसेंट के बारे में डिक्लेरेशन दिया, अब बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स भी देना होगा। फिर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देना होगा। लेटेस्ट देना होगा और ऑडिटेड भी होना होगा। फिर द कॉपी ऑफ एनओसी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब कोई भी गिरवी नहीं रखा उसके अगेंस्ट में। सपोज मैंने तुमसे लोन लिया है तो तुम बोलते हो कि मुझे ना आपके ऊपर भरोसा नहीं है, कोई एक चीज़ मेरे पास गिरवी रखो, तो मैंने अपना एक मशीनरी तुम्हारे पास गिरवी रख दिया, तो मैंने सपोज अगर तुमको रिपे नहीं किया तो मेरा ये मशीनरी बेच के अपना पैसा खुद ले लोगे, तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यू हैव द मशीनरी एज अ सिक्योरिटी। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनका एनओसी भी अटैच करना होगा। On being satisfied and complied with the requirements, the registrar shall issue the certificate कि आज से आप ओबीसी बन गए, ठीक है। अभी आप लोग ना रिवाइज करना, नहीं तो फिर आप नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे, नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पुराना भी रिवाइज करते चलो। अगर आप रेगुलर रिविजन में रखोगे पुराना वाला तो आपको मतलब एक मंथ या एक 3 months के एंड पे आपको नहीं लगेगा कि अरे ये पुराना पहला वाला तो एकदम नया लग रहा है पढ़ने में। और लॉ में क्या होता है कि 30 days, 6 months, 90 days, ये फॉर्म, ये आज की क्लास में देखोगे कितना सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स है, उस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स है। तो या तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने जैसे लिख के दिया था, तो वैसे कौन किसको क्या देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा, कितने दिन में देगा, वैसे डायग्राम बना के रखो और वो डायग्राम अपने कॉपी के सामने रखना। फिर नहीं तो ऐसी लैंग्वेज पैराग्राफ वाली लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ये आपको मतलब याद नहीं रहेगा। वो डायग्राम रहेगा तो वो आपको याद रहेगा कि अरे हाँ वहाँ पे लिखा होता दिस टू दिस 15 दिन में इतने ये डॉक्यूमेंट्स, तो वो रहेगा। तो फिर आप थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख भी सकते हो, लेकिन एकदम पैराग्राफ वाइज जैसे पढ़ते रहोगे ना तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। इतना देर तक हम लोग पढ़े थे ओबीसी के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में ही लाया गया है। However, OPC and small company cannot be formed for non-economic objectives. सेक्शन 8 मैंने बोला ना आप लोगों को समाज कल्याण या सोशल वेलफेयर के लिए जो कंपनीज फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। तो सेक्शन 8 कंपनीज को ओपीसी या स्मॉल कंपनी के हिसाब से नहीं बनाया
नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर में ही खोलना होगा। ओपीसी या सेक्शन 8 ओपीसी या स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? वैसा कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 2 crores। शुड नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम 2 crores है, इंक्लूडिंग 2 crores। हाँ, शुड नॉट एक्सीड 2 crores एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20 crores। पहले ओपीसी का हम लोग ने क्या लिमिट पढ़ा था? पेड अप कैपिटल 50, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 crores। हाँ, और इसमें क्या है? पेड अप कैपिटल 2 crores, टर्नओवर 20 crores। 2 and 20 कहीं पे आप वैसा भी एक कॉपी में लास्ट पेज में वैसा भी कर सकते हो कि कहाँ पे अपने ऐसे फाइनेंशियल लिमिट्स पढ़ रहे हैं, अभी लिमिट्स ऐसे मिलते जाएगा। तो वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए 100 करोड़ 300 करोड़ होना होगा, तब जाके वुमन डायरेक्टर होगा। तो ऐसे मिलते जाएगा। तो एक लास्ट पेज में एक थोड़ा लिखते जाना कि अगर ओपीसी कन्वर्ट होना चाहते हैं तो दिस इज द लिमिट, अगर जैसे स्मॉल कंपनी उसका क्या लिमिट है, तो एक मतलब एट ए ग्लांस आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, तो वो भी कर सकते हो। तो पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 2 crores एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20 crores। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि कौन सा टाइप ऑफ कंपनीज स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। आर नॉट एलिजिबल टू क्वालिफाई एज ए स्मॉल कंपनी। कौन? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हम लोग ने पढ़ा बड़ा कंपनी होता है। तो बड़ा कंपनी उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी बड़ा है, तो बड़ा कंपनी को एज ए स्मॉल कंपनी के स्ट्रक्चर में नहीं फॉर्म किया जा सकता। तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी का कोई आइडिया है? वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? एनी आइडिया? छोटे भाई जाने मतलब जैसे कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है दूसरा कंपनीज को या दूसरा किसी भी कंपनी को, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है वो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है। मतलब ये कंट्रोल कैसे आता है? आप उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हो, तो 50% से ज़्यादा तो मैं ही होल्ड करता हूँ, तो आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, और जिसका होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। या फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हाफ से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब 50% से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं ही अपॉइंट करता हूँ, तो इमीडिएटली आई एम कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम कंट्रोलिंग द डिसीजंस ऑफ दैट कंपनी, तो उसको बोलते हैं कि होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी हो गया जो कंट्रोल करता है, और जिसको कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये सब कंपनी स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा। होल्डिंग कंपनी नहीं आएगा, सब्सिडरी कंपनी नहीं आएगा। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, यहाँ पे लिखा हुआ था ना ऊपर में, सेक्शन 8 का और स्मॉल ओपीसी का कोई रिलेशन नहीं है, सेक्शन 8 और स्मॉल कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी दैट इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे LIC हो गया, या फिर जैसे आपका RBI एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, तो दीज आर गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट्स। तो ये सब एक्ट के मतलब अंडर दीज एक्ट्स अगर कोई भी कंपनी फॉर्म हो जाए तो दोज कंपनीज भी स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा। स्मॉल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT 7A। ठीक है, ये स्मॉल कंपनी के लिए स्पेसिफिकली है, और नॉर्मल कंपनीज को MGT 7 में फाइल करना होता है, और स्मॉल कंपनी के लिए इट इज MGT 7A। फिर आता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या हो गया? ये देखो, लाइक स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट मतलब एक्ट, कोई भी स्पेशल एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी फॉर्म हुआ है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे यहाँ पे देखो LIC एक्ट, RBI एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, तो ये सब के अंदर अगर कोई कंपनी फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। These companies need not have a memorandum of association, क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज है those are governed by the respective acts. Each
company is governed by the provisions of its special act. फिर however as per section 1(4) provisions of the Companies Act apply to them to the extent that they same are not inconsistent with the special act. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जब तक the provisions are not inconsistent मतलब क्या consistent, ठीक है, not inconsistent डबल नेगेटिव हो गया मतलब क्या consistent, जब तक कुछ contradiction नहीं है दोनों एक्ट्स में तब तक कंपनीज एक्ट विल ऑल्सो अप्लाई. उनका स्पेशल उन लोगों का एक्ट है LIC एक्ट समझ लो या RBI एक्ट है, RBI एक्ट तो अप्लाई करेगा ही, अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करेगा, बट जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो वहाँ पे उनका स्पेशल एक्ट अप्लाई होगा. ठीक है, कंपनीज एक्ट विल अप्लाई टू द एक्सटेंट दैट द सेम आर नॉट इनकंसिस्टेंट. ठीक है, फिर रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉज. प्रीवियस कंपनी लॉज मतलब कंपनी एक्ट 2013 के पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1913. तो वो सब पुराना जमाने की कंपनीज भी तो हो सकते हैं ना, तो उसको भी रजिस्टर्ड कंपनी ही मानेंगे. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर कोई कंपनी फॉर्म हुआ उसको भी रजिस्टर्ड कंपनी मानेंगे. प्रीवियस कंपनी लॉज में अगर कोई कंपनी फॉर्म हुआ उसको भी रजिस्टर्ड कंपनी ही मानेंगे. ठीक है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ये मैंने आपको बताया था. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स का कॉल्स देने के बाद भी अगर उसके पास अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो उसको देना बाकी है तो उतना ही अमाउंट कंपनी उससे मांग सकता है, कंपनी मेंबर से उतना ही अमाउंट मांग सकता है. तो लायबिलिटी ऑफ हिज मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, इज कॉल्ड द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. फिर आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मैं जितना गारंटी देती हूँ कि आई कंट्रीब्यूट द अमाउंट दैट आई अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, उतना का ही मेरा लायबिलिटी है. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट एज द मेंबर्स में अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट. तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब कोई डाउट है तो पूछना. तो जितना मैं गारंटी देती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगी उतना ही लायबिलिटी है. तो कंपनीज ऐसा भी फॉर्म हो सकता है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी है. अब यहाँ पे देखो कंपनीज में समटाइम्स चूज टू बी लिमिटेड बाय गारंटी डिस्पाइट हैविंग ए शेयर कैपिटल. मतलब क्या कि कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उसका शेयर कैपिटल भी है. शेयर कैपिटल तो उससे पहले वाले में लिखा था जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स था. तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों है, लिमिटेड बाय गारंटी भी है और उसका शेयर कैपिटल भी है. तो इस केस में मेंबर्स का लायबिलिटी दोनों तरफ है. जितना शेयर्स में अनपेड अमाउंट है उतना भी देना होगा, जितना उसने गारंटी दिया है देने के लिए उतना भी देना होगा. यहाँ पे देखो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, is not merely limited to the amount in respect of guarantee. He may also be called upon to contribute to the extent unpaid on the shares held by him. मतलब उसको गारंटी वाला अमाउंट देना ही होगा, जितना उसका अनपेड है उतना भी देना होगा. अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल ऐसा हुआ तो. फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज मतलब नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ हिज मेंबर्स. ठीक है, उसमें मेंबर्स का लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. लेकिन इसमें एक चीज़ देखो कि कोई भी अगर लोन है और वो लोन अगर कंपनी ने लिया है कोई लोन और वो रिपे नहीं कर पा रहा है या रिपे कर नहीं रहा है, तो जिसने लोन दिया था दैट पर्सन हैज टू फर्स्ट फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी. वो डायरेक्टली मेंबर से जाके आए पैसा दो, पूरा पैसा दो, वो नहीं बोल सकता. क्योंकि देखो कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, the claims can be enforced only against the company.
वो पहले जाके कंपनी से ही मांगेगा कि पूरा पैसा आप कंपनी दो, और द क्रेडिटर शैल हैव टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। कंपनी को बंद करने के लिए, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करना, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद करना। कैसे बंद करना? एसेट्स बेच देना, बेच के जितना पैसा आया उससे लायबिलिटीज पे ऑफ कर देना, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचा तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो इसमें देखो ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब जब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस देने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मतलब द पर्सन अपॉइंटेड टू ओवरसी द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल अपॉन द मेंबर्स टू डिस्चार्ज द डेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट लोन। कोई बाहर वाला जो लोन दिया था कंपनी को, वो डायरेक्टली मेंबर्स के पास नहीं जा सकता कि आप पूरा पैसा दे दो। ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलेगा, कंपनी ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलेगा मेंबर्स को कि आप पैसा दो, ठीक है। वो मेंबर्स पैसा देगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ऑफिशियल लिक्विडेटर जाके कंपनी का लोन अगर है तो वो पे ऑफ कर देगा, ठीक है, क्लियर। अभी आते हैं एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मोटिव से नहीं, मतलब समाज कल्याण वाला कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज। यहाँ पे देखो सेक्शन 8 कंपनीज डू नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, और इसका क्या होता है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चैरिटी वाला कंपनी तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है, लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी। तो वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट, क्या प्रूव करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कंपनी जो प्रपोज कंपनी है, प्रपोज कंपनी हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में लिखते हैं ना कि आई दिस कंपनी विल डू दिस बिजनेस, उसमें क्या लिखा होगा? हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। दूसरा कुछ भी हो सकता है इसको छोड़ के, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई होना होगा कि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में, ये सब टॉपिक्स में दैट कंपनी कैन ऑपरेट। फिर ये कंपल्सरी है ना, ए एंड बी एंड सी है, ये और नहीं है, कोई ये को कंपेयर करने ऐसा नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी पूरा साल का ऑपरेशंस करके जो प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ वो उसको वापस से उसी ऑब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे। मतलब नेक्स्ट इसमें देखो, इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। इस कंपनी को ऑपरेट करके जो भी प्रॉफिट मिला, दैट प्रॉफिट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द मेंबर्स एज डिविडेंड, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दीज पीपल आर देयर फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, वो लोग अपने प्रॉफिट मोटिव से नहीं है, तो वो कंपनी से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। जितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो वापस से चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लाइसेंस and on such conditions may deem fit allow that person to be registered as a limited company. Conditions लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि we allow this license to you but you have to fulfill these conditions, तो वैसे conditions भी लगा सकते हैं। And another feature is that under this section without the addition of the word limited or as the case may be the words private limited, BCCI, बट उसमें लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, जस्ट BCCI है, तो वैसा कोई नाम वो लोग रख सकते हैं, उसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करने का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, प्राइवेट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। NGO का आप सोच सकते हो कि NGOs कैसा काम कर रहे हैं, तो NGOs का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर सेक्शन
यहाँ पे देखो देयर आर मेनी एग्जाम्पशंस दैट अ सेक्शन 8 कंपनी एंजॉयज। सेक्शन 8 कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखो मल्टीपल कंप्लायंस एस्पेक्ट्स हैज बीन रिलैक्स्ड फॉर देम। तो जो नॉर्मल कंपनीज को मैंडेटरी करना होता था उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। कैसा रिलैक्सेशन? अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट मैंडेटरी। बाकी कुछ कंपनीज को देयर आर लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड, तो उस कंपनीज को अप्लाई करना, मतलब उस कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी को इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर जनरल मीटिंग ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी कैन बी हेल्ड बाय गिविंग 14 days नोटिस इंस्टेड ऑफ द मैंडेटरी 21 days नोटिस। बाकी कंपनीज को मैंडेटरी 21 days नोटिस दे रही है। 21 days नोटिस मतलब 21 दिन पहले, मतलब देयर हैज टू बी क्लियर 21 days गैप बिटवीन द जिस दिन आपने उसको नोटिस दिया, जिस दिन आपने पोस्ट किया और जिस दिन मीटिंग है, उसके बीच में क्लियर 21 days का गैप वैलिड होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या है कि 14 days का नोटिस देने से भी हो जाएगा। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें सेक्शन 149, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दिया गया है। मैक्सिमम इतना डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होगा, मिनिमम इतना डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होगा, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब प्रोविजंस भी सेक्शन 8 कंपनीज को अप्लाई नहीं करते। मतलब क्या कि मैक्सिमम से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी आप अपॉइंट कर सकते हो और मिनिमम जितना 2 या 3 दिया गया है उससे कम डायरेक्टर्स को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। फिर और बाकी जितने हम सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा कि एक्सेप्ट फॉर ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी, वैसे लिखा हुआ रहेगा। अभी देखो लाइसेंस। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 12 along with fee, memorandum of association shall be in form number INC 13, ठीक है। The application shall be accompanied by the following documents. जो लाइसेंस के लिए एक नया एसोसिएशन अप्लाई करेगा INC 12 में, कि मेरे को एज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट करना है, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा? ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज कंपनी। आप क्या करना चाहते हो, कैसे ऑपरेट करना चाहते हो, वो तो MOA और AOA में लिखा हुआ रहता है। तो ड्राफ्ट अपना डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा वो देना होगा। A declaration by an advocate, CA, cost accountant और company secretary in practice, मतलब practicing, मैं as an employee मैं नहीं कर सकती। जो practicing होंगे उन लोग से declaration लेना होगा that the draft MOA, AOA comply with the provisions of section 8 rules। registration के लिए जो भी rules and regulations दिए गए हैं सबको comply करते हैं। हैव बीन कंप्लाइड विद, जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं सबको कंप्लाइंसेस किया है। तो ये किससे लिखवा के लोगे? एडवोकेट से। और हाँ, ये सबसे लिखवाने का जरूरत नहीं है, दिस इज और एडवोकेट, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट और CS इन प्रैक्टिस, इन लोग से किसी एक जन से लिखवा के ले लो कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लाइंसेस किया है, हैव बीन कंप्लाइड विद। फिर एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 years। 3 साल में आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। 3 साल में आपका मतलब व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट, आपका इनकम कितना रहेगा, आपका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, सोर्स क्या रहेगा, खर्चा कहाँ पे करोगे, ये डिटेल देना होगा। एंड डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 15। ये आई थिंक वही रहेगा कि वट एवर वी डिक्लेयर आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसा कुछ ही रहना चाहिए। तो INC 15 में वो डिक्लेरेशन देंगे। इफ इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनका ऑब्जेक्ट सही है तो लाइसेंस इशू कर सकते हैं और उसमें कंडीशंस भी डाल सकते हैं, और विदाउट द एडिशन ऑफ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो एसोसिएशन को रजिस्टर करने के लिए लाइसेंस इशू कर सकते हैं। Registrar shall on application in the prescribed form register the AOP as company under section 8। मतलब कंपनी जब उसको मिल जाएगा लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से,
वो आरओसी को बोलेगा कि देखो मेरे को लाइसेंस मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरओसी उसको एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे नया कोई अगर सेक्शन 8 कंपनी होना चाहे तो ये 4 है: ड्राफ्ट, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, फ्यूचर एस्टिमेट और डिक्लेरेशन, ये 4 है। अभी देखो लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज मतलब जो अभी कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहे तो सेम आईएनसी 12 में अप्लाई करेगा, सेम आईएनसी 12 में अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये एग्जिस्टिंग कंपनी अगर अप्लाई करना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। यहाँ पे देखो 4 जो ऊपर पड़े थे वो 4 यहाँ पे सेम है। मेमोरेंडम, अब ये पे देखो ड्राफ्ट था पहले, हाँ ड्राफ्ट था क्योंकि वो कंपनी मतलब पहली बार बन रही है इसलिए ड्राफ्ट था। इस कंपनी के पास तो पहले से होगा एमओए, एओए, तो इसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ नहीं है, मेमोरेंडम एंड एओए ऑफ द कंपनी। इसमें देखो प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लोगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड विद। उसके बाद नीचे देखो एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और नीचे देखो डिक्लेरेशन बाय पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर आईएनसी 50। तो 4 तो सेम हो गया। अभी 2 ऐसे प्रोविजंस है, ये दोनों 2 ऐसे प्रोविजंस है जो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे बिकॉज इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है? बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट लिख के देते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हमने बहुत अच्छी मतलब कंप्लाइंग विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं। फिर अगर फॉरेन से कोई पैसा लाया है, फॉरेन टेक्नोलॉजी लाया है तो वो सब ठीक से किया है। तो ये होता है एक रिपोर्ट गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर a statement showing in detail assets and liabilities as on the date of application or within 30 days preceding that date. Statement of assets and liabilities देना होगा आज डेट ऑफ एप्लीकेशन में या फिर preceding 30 days में, लास्ट 30 days के अंदर कोई भी डेट ले लो, as on that date क्या आपका पोजीशन ऑफ assets and liabilities है वो देना होगा। और certified copy of the resolutions passed in general board meeting approving registration of the company under section 8। आपने जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस पास किए होंगे, पास तो करना ही होगा ना क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी को एज ए सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास किए उसका सर्टिफाइड कॉपी देना होगा। तो अपने बुक में लिख लो 4 ओल्ड प्लस 2 बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड 1 रेजोल्यूशन रिलेटेड। तो ये आपको क्लिक कर देना। 4 पुराना जो कंडीशन है वही, 2 हो गया एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए और 1 हो गया आपका रेजोल्यूशन से रिलेटेड। अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये। The company shall within a week from the date of making the application publish a notice publish करना होगा मतलब एडवर्टीजमेंट देना होगा इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ विदिन अ वीक, जिस दिन अप्लाई किया उससे विदिन अ वीक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालना होगा। और कॉपी ऑफ द पब्लिश नोटिस शैल बी सेंड टू द आरओसी। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना सब डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये डॉक्यूमेंट किसको देना है, सब आरओसी को देते हैं। तो कॉपी ऑफ द पब्लिश नोटिफिकेशन शैल बी सेंड टू द आरओसी। अब ये जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है ये न्यूज़पेपर कैसे और कब देना है? एटलीस्ट वंस, मतलब आपको उससे एक से ज़्यादा बार भी आप दे सकते हो। एटलीस्ट वंस इन अ वर्नेकुलर न्यूज़पेपर।
वर्नाकुलर का मतलब क्या, जो हम लोग के ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस है, इंग्लिश को छोड़ के बाकी हिंदी असमीज, बंगाली, उड़िया, ये असमीज जितने भी लैंग्वेजेस है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में दोगे, वर्नाकुलर मतलब असमीज न्यूज़पेपर या बंगाली न्यूज़पेपर, उसमें दोगे इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज of the district in which the registered office of the proposed company is to be situated and circulating in that district। मतलब क्या, सपोज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सा है, असमीज, तो असमीज न्यूज़पेपर में होते। अब कौन सा असमीज न्यूज़पेपर, जो सर्कुलेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो असमीज न्यूज़पेपर इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोमिनेंटली सर्कुलेट होता है, जो वाइडली लोग खरीदते हैं, पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उसमें दोगे। क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, जहाँ पे सिचुएट होगा उसका डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का वर्नाकुलर लैंग्वेज, वो लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। उल्टा पढ़ना तो बेटर समझ में आएगा। जो कंपनी है वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, और प्लस सर्कुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एकदम जो सर्कुलेशन में है ही नहीं उसमें डाल दिया, किसी को पता ही नहीं चला। असम ट्रिब्यून, और यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड तो वर्नाकुलर में भी ये देना है, मतलब असमीज न्यूज़पेपर में भी देना है, एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देना है। इंग्लिश में कौन सा प्रोमिनेंट है, असम ट्रिब्यून, तो वो सब में देना है। कोई एकदम नॉर्थ ईस्ट टाइम्स बोल रहा है, मुझे लगता नहीं है, तो वो सब में दिएगा तो नहीं चलेगा। जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली सर्कुलेट होता है उसमें देना होगा। एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाई सीजी, अगर कोई नोटिफाई करे ऐसा वेबसाइट, तो वो सब वेबसाइट में भी डालना है, ठीक है। ROC may require the applicant to furnish the approval of the appropriate authority, regulatory body, department, ministry। अगर कोई ऐसा जो सेक्शनेट कंपनी है, वो सेक्शनेट कंपनी अगर कोई अथॉरिटी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, ये सब के अंदर काम कर रही है, मतलब उसके रेगुलेशन इसको अप्लाई होते हैं, तो ROC बोल सकता है कंपनी को कि आप जाके उसका अप्रूवल लेके आओ पहले, ठीक है। ROC में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश द अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि आप जाके पहले उसका अप्रूवल लेंगे, उसके बाद में आपको लाइसेंस देगा, ओके। ROC shall, after considering the objections if any received by it within 30 days from the date of publication of notice and after consultation with authority, मतलब मैं आपने जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दिया था, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए देते हैं ताकि जनरल पब्लिक को पता चले कि ये कंपनी फॉर्म होना चाहता है एज अ सेक्शनेट कंपनी। तो जनरल पब्लिक को, अगर एनी वन ऑफ द जनरल पब्लिक किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो पर्सन जाके ROC को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ इसको सेक्शन 8 में मत कन्वर्ट कीजिए, आई एम हैविंग दिस ऑब्जेक्शन। तो वो जाके बोल सकते हैं इसने मेरा पैसा डुबा दिया है, इसने मेरा पैसा लिया था वो रिटर्न नहीं किया, या मेरे साथ इसका कोई केस चल रहा है। तो ये सब अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जाके बोल सकता है। प्लस जो अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए बोला था, ROC जाके उस अथॉरिटी को लेटर लिख के भी अप्रूवल मतलब कंसल्ट कर सकता है कि देखिए आपके अथॉरिटी के अंदर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप पहले मुझे बता दें, ठीक है। तो वो अथॉरिटी भी बोल सकते हैं कि आप मत दो इसको, इसने ये गड़बड़ करके रखा है। तो ऑब्जेक्शंस अगर है तो ROC को बोल सकते हैं। ROC में इन इट्स डिस्क्रिशन डिसाइड वेदर द लाइसेंस शुड बी ग्रांटेड और नॉट ग्रांटेड। ROC का डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन मतलब इच्छा कि करना है या नहीं करना है, मतलब ये उसकी मर्जी के ऊपर है। The license shall be granted in this form. The registrar shall have the power to include the license such other conditions as may be deemed necessary। अगर कुछ कंडीशन को डालना चाहे तो डाल सकता है लाइसेंस में। रजिस्ट्रार में डायरेक्ट द कंपनी टू इंसर्ट इन इट्स मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में भी कंडीशन डालने के लिए बोल सकता है।
आज यहीं तक रखते हैं। शायद अच्छे पार्ट हो गया, आप लोग पहले इसको रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, थैंक यू।